हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी। इस वीडियो में मैं पिछले लेक्चर यानी भारत में तुर्क आक्रमण के पार्ट 2 महमूद गजनवी के भारत में सैन्य अभियानों को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने महमूद गजनवी तक गजनी के तुर्क शासकों के विषय में आपको बताया था सबसे पहले। उसके बाद तुर्क आक्रमण के समय भारत की दशा को, फिर सुबुक्तगीन और हिंदूशाही शासक जयपाल के बीच संघर्ष को, और उसके बाद महमूद गजनवी के भारत में आक्रमण के उद्देश्यों को डिस्कस किया था। और फिर मैंने उसके बाद में उत्तर भारत में महमूद गजनवी के सभी सैन्य अभियानों से भी आपका परिचय कराया था। अब मैं महमूद गजनवी के आक्रमणों को एक एक करके डिस्कस करती हूँ। तो पहला जो उसका आक्रमण है वहाँ से शुरुआत करती हूँ। पहला आक्रमण उसका 1000 CE में 1000 ईस्वी में हुआ था हिंदूशाही राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर, ये जो पहाड़ी क्षेत्र थे। और ये उसने खैबर दर्रे से होकर ये आक्रमण किया था, खैबर पास से। इन प्रदेशों पर उसने अधिकार किया और यहीं से ये वापस लौट गया गजनी। जाते हुए उसने फिर खैबर पास पर अपने सैनिकों की टुकड़ी को नियुक्त किया था ताकि ये जो मार्ग है उसके लिए सुरक्षित रहे। जो नेक्स्ट आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में अगले ही वर्ष वो करता है। अभी हिंदूशाही राज्य के शासक जयपाल से उसका संघर्ष होता है, इसी राज्य पर इसका अगला भी आक्रमण है। जयपाल इस संघर्ष में पराजित होता है, महमूद गजनवी उसको बंदी बना लेता है और जयपाल का बेटा जो आनंदपाल था वो काफ़ी धन देकर अपने पिता को मुक्त कराता है महमूद गजनवी से। लेकिन जयपाल बहुत अपमानित अपने आप को महसूस करता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो उसके बाद 1002 ईस्वी में आनंदपाल हिंदूशाही वंश का अगला शासक बनता है। जो नेक्स्ट आक्रमण है उसका वो है 1004-5 में 1045 में, वो है भाटिया शासक जो भेरा यानी उच्च के जो भाटिया शासक था बाजीराय, जिसको बाजीराव भी बोलते थे और बीजीराय भी। तो उसके साथ इसका संघर्ष होता है। बाजीराय पराजित होता है, यहाँ भी ये बहुत लूटपाट मचाता है और जो वहाँ की जनता है उसको इस्लाम में धर्मांतरित करता है। जो इस्लाम को नहीं अपनाता है तो उनका निर्दयतापूर्वक कत्ल किया जाता है। नेक्स्ट जो उसका आक्रमण है वो है 1005-6 में, और ये आक्रमण है उसका मुल्तान पर। यहाँ मुल्तान का शासक जो था अब्दुल फतेह दाऊद था, जैसे कि मैंने बताया था पहले। और ये जो है शिया मत की करमटिया शाखा को मानता था। तो यहाँ आक्रमण करने के लिए हिंदूशाही वंश से होकर जाना चाहता है महमूद गजनवी, लेकिन आनंदपाल इसको रास्ता नहीं देता। लेकिन फिर भी वो मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान का जो शासक है उसके सामने सरेंडर कर लेता है और वो उसको बंदी बनाता है। लेकिन वो इस शर्त पर उसको छोड़ता है महमूद गजनवी कि वो सुन्नी मत का पालन करेगा, क्योंकि इसको भी वो विधर्मी मानता है। अब्दुल फतेह दाऊद को भी महमूद गजनवी विधर्मी मानता है। तो वो इस बात को स्वीकार कर लेता है महमूद गजनवी की, और तब उसको उसका राज्य वो वापस दे देता है और काफ़ी सारा उससे राजकोष लेकर वो वापस चला जाता है। जो नेक्स्ट आक्रमण है अब उसके बाद वो है 1007-8 ईस्वी में नवासा शाह पर, जिसका पहला नाम था सुखपाल, जिसने इस्लाम को अपना लिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो हिंदूशाही शासक है जयपाल उसका देवता था। और इस नवासा शाह को जब उसने इस्लाम को अपना लिया था तो महमूद गजनवी ने इसको जयपाल से जो संघर्ष में जो विजित प्रदेश थे वो, और जो भाटिया शासक से जो उसने जो क्षेत्र जीता था, जो उच्च के आसपास का जो क्षेत्र था, वो उनको विजित प्रदेशों का जो जिम्मा है वो इसको दिया था, सुखपाल को, जिसका नाम नवासा शाह था इस वक्त। तो लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी वापस होता है तो ये जो था नवासा शाह ये फिर से हिंदू धर्म में वापस हो जाता है सुखपाल, और ये इस्लाम को त्याग देता है। तो इसको सजा देने के उद्देश्य से 1007-8 में ये आक्रमण करता है। सुखपाल को ये पराजित करता है, उसको बंदी बना लेता है, और उसके बाद जो उसको जो 4 लाख दिनार के आसपास जो उसको दी जाती थी वो उससे वापस ले लेता है। अब जो नेक्स्ट आक्रमण है उसका वो है 1008 में 1008 में, ये बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है। यह है हिंदूशाही शासक आनंदपाल के विरुद्ध। यहाँ पर ये फिर से एक बार आक्रमण करता है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक राष्ट्रीय विरोध यहाँ पर दिखाई देता है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत एक राष्ट्र नहीं था, तो ये यहाँ गलत साबित हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि राष्ट्रीय विरोध इसलिए था कि बहुत सारे राजपूत शासक, उत्तर भारत के बहुत सारे जो शासक हैं वो इस समय आनंदपाल का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। कालिंजर का शासक, ग्वालियर का शासक, कन्नौज का शासक, दिल्ली का शासक, अजमेर का शासक और बहुत छोटे छोटे राजपूत शासक। इसके अलावा जो आम जनता थी, जो औरतें थी, उन्होंने अपने गहने बेच दिए। जो गरीब औरतें थी वो चरखे पर उन्होंने सूत काता। तो जितना भी वो दे सकती थी, जो जिस भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता था उन्होंने किया।
एक विदेशी के खिलाफ आनंदपाल को मदद देने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये संघर्ष हो रहा था, जो मैं इस एक बात पर और आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आनंदपाल की सेना में जो 30,000 के आसपास जो खोकर थे, जो जाटों का उप समूह था, और फरिश्ता ने उनके बारे में बताया है, जो मुस्लिम इतिहासकार था मध्यकाल का, इस संघर्ष का वर्णन करते हुए कि ये बहुत बहादुरी का उसने उनके बारे में बताया कि ये जो खोकर थे, काफिर खोकर, उसने बोला है कि ये नंगे पैर थे, नंगे सिर थे, लेकिन ये महमूद गजनवी की अश्वारोही सेना को चीरते हुए चले गए और इन्होंने 4,000 के आसपास महमूद गजनवी के सिपाहियों को मार दिया। महमूद गजनवी को लगने लगा था कि वो हार गया इनकी वीरता को देखकर, लेकिन तभी आनंदपाल का हाथी बिगड़ गया और वो उसको पीछे की ओर ले गया। तो जो बाकी जो सेना थी और जो सैनिक थे, उन्होंने समझा कि आनंदपाल पीछे हट गया, सारी सेना डिमोरलाइज हो गई और जो राजधानी थी, हिंदुशाहियों की जो राजधानी थी वहहिंद, उस पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया। लेकिन ये भागे हुए सैनिक जो उत्तर की ओर भागे थे, तो उनका वो पीछा करते हुए गया, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वो अचानक जो है वो जो आज का कांगड़ा है उधर टर्न हो गया और जो वहाँ नागरकोट था वहाँ पर वो आक्रमण करता है, नागरकोट के क्षेत्र में। ये जो आक्रमण है ये उसका है 1009 ईस्वी में। नागरकोट में जो मंदिर था उसको वो लूटता है और बहुत ज़्यादा अतुलित धन संपत्ति उसको नागरकोट के मंदिर से मिलती है। इस आक्रमण के बाद वो वापस जाता है और ये जो सारी जो धन संपत्ति उसने लूटी थी मंदिर से, बेतहाशा हीरे, सोना, चांदी, जवाहरात, तो वो सब की प्रदर्शनी वो गजनी में लगाता है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो पूरे मध्य एशिया में ये आम लोगों को भी पता चल जाता है कि भारत जो है बहुत अमीर, बहुत समृद्ध देश है। ये इस आक्रमण से महमूद गजनवी को ये भी आभास हो जाता है कि जो भारत के जो मंदिर हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है। तो अब हम देखते हैं कि उसके जो आगे के आक्रमण में उनमें जो उसका टारगेट है वो मंदिर ही हैं। मंदिरों पर ही वो सीधा अटैक करता है, वहाँ से लूटपाट करता है और लगे हाथ उसको इस्लाम का प्रचारक का खिताब भी मिलता चला जाता है, क्योंकि वो मूर्तियों को भी तोड़ता है और मंदिरों को ध्वस्त करता है। लेकिन असल में वो एक लुटेरा ही था। उसके बाद जो अगला आक्रमण है वो है 1009-10 में। ये है आक्रमण नारायणपुर, जो अलवर के पास था, राजस्थान में। अब ये राजस्थान में अंदर एंट्री करता है महमूद गजनवी और ये अभी तक वो सीमावर्ती क्षेत्रों में है। तो यहाँ एंट्री करके वो इस नारायणपुर के राजा को पराजित करता है, उसका राजकोष ले लेता है सारा और उसे भी वो लूटता है। नेक्स्ट जो आक्रमण है उसका वो है 1010-11 में, 1010-11 में। यह है मुल्तान पर। मुल्तान पर ये फिर से दोबारा आक्रमण करता है। मुल्तान का जो शासक था अब्दुल फतेह दाऊद, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो अपने आप को फ्री कर लेता है, स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगता है। तो 1010-11 ईस्वी में मुल्तान पर वो आक्रमण करता है, इसको पराजित करता है, इसको बंदी बना लिया जाता है और यहाँ पर फिर वो अपने एक तुर्क गवर्नर को नियुक्त करता है। यानी मुल्तान जो है वो उसके साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है महमूद गजनवी के। इसके बाद जो अगला आक्रमण है वो है थानेश्वर पर। यह है 1012-13 ईस्वी में, 1012-13 में थानेश्वर की लूट। थानेश्वर के बारे में जो पहला मैप है मैंने उसमें उसकी स्थिति बताई थी। थानेश्वर भारतीयों के लिए मक्का की तरह पवित्र था और बहुत सारे मंदिर थे जिनमें अतुलित धन संपत्ति थी। तो असली वजह थानेश्वर की यही थी कि वो वहाँ पर उन मंदिरों की संपत्ति को लूटना चाहता था। यहाँ वो गया और बहुत तेज़ी से वो आक्रमण करता था, अचानक से वो आक्रमण करता था और आसपास किसी को इसका आभास भी नहीं होने देता था और उतनी ही तेज़ी से आक्रमण करके फिर वो लूटपाट करता हुआ वापस चला जाता था। थानेश्वर के मंदिरों को न केवल उसने लूटा, मूर्तियों को उसने ध्वस्त किया, मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन आम जनता का भी उसने बहुत बुरी तरह से कत्लेआम किया, एक नरसंहार वहाँ पर किया। और ये बहुत सारे जो धन संपत्ति है वो थानेश्वर के आक्रमण से उसको मिलती है, बहुत प्रसिद्ध आक्रमण है। तो पूरी तरह से उस नगर को, थानेश्वर को नष्ट करके ये वापस जाता है। फिर नेक्स्ट जो इसका आक्रमण है वो है 1013-14 ईस्वी में, 1013-14 में। फिर से ये हिंदूशाही शासक पर है और ये हिंदूशाही जो शासक है इस समय है त्रिलोचन पाल। आनंदपाल की जो मृत्यु है वो हो गई थी 1012 में और 1013-14 में उसके बेटे त्रिलोचन पाल पर ये आक्रमण करता है। जो आनंदपाल था उसने जब वो इससे पहले जब वो हारा था महमूद गजनवी से 1008 में, तो वहहिंद पर महमूद गजनवी का अधिकार हो गया था और अब उन्होंने अपनी राजधानी जो है नंदाना को बना लिया था, जो वहहिंद यानी उद्भांडपुर उससे थोड़ा सा पूर्व में थी। तो ये दोनों ही क्षेत्र आज के पाकिस्तान में हैं। नंदाना को उसने
अपनी राजधानी बनाया था और 1000 ईस्वी में फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जिस समय त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1013-14 में, उस समय नंदाना हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी। त्रिलोचन पाल अपने बेटे भीमपाल को अपना जो सेना का कमान सौंपता है और खुद वो कश्मीर की पहाड़ियों में इधर को वो भाग जाता है। भीमपाल लड़ता है महमूद गजनवी से वीरता से, लेकिन वो भी पराजित होता है। फिर वो भी अपने पिता की ओर ही वो कश्मीर की तरफ को चला जाता है और नंदाना, ये जो तीसरी राजधानी थी, इस पर भी महमूद गजनवी का अधिकार हो जाता है। अब जो नेक्स्ट आक्रमण है महमूद गजनवी का, वो है 1015-16 में, 1015-16 में। ये है कश्मीर घाटी में। यहाँ पर लोहार वंश का शासन था और ये शायद आक्रमण की वजह ये थी कि यहीं कोई जो त्रिलोचन पाल और भीमपाल हैं, जो हिंदूशाही शासक था त्रिलोचन पाल और उसका बेटा भीमपाल, ये इधर ही गए थे जो पहले आक्रमण में पहाड़ी कश्मीर के क्षेत्र में वो थे, तो उनका पीछा करते हुए शायद ये गया हो। तो इसने कश्मीर में लौहकोट का जो दुर्ग था उसके घेरा डाला, लेकिन वो विफल रहा और ये इस दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रहा। ये एकमात्र असफल सैन्य अभियान ये माना जाता है महमूद गजनवी का कश्मीर घाटी पर, जिसको वहाँ पर वो विजय हासिल नहीं कर पाया था। जो नेक्स्ट आक्रमण है उसका, वो है 1018 से 20 के बीच में। ये जो 2 साल है, 1015-16 में उसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। 2 साल वो पूरी अपनी तैयारी करता है गजनी में और फिर वो 1018 से 20 के बीच में वो फिर भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ पर फिर वो आता है भारत के अंदर। अब ये गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये आक्रमण करता है और इस क्षेत्र में सबसे पहले वो बुलंदशहर पर आक्रमण करता है और बुलंदशहर को उस समय बड़ा नुंदर कहा जाता था। बुलंदशहर का जो शासक है हरदत्त, वो अपने 10,000 सैनिकों के साथ समर्पण करता है और इस्लाम को कबूल कर लेता है। इसके बाद वो आक्रमण करता है मथुरा पर। मथुरा भी जो मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसके मंदिरों में भी अतुलित धन संपत्ति थी, तो वहाँ का जो शासक था कुलचंद, वो बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन वो बाद में मारा जाता है और मथुरा के वो मंदिरों को लूटता है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति को लूटता है और बहुत भयानक कत्लेआम वो वहाँ पर नरसंहार महमूद गजनवी करता है। इसके बाद मथुरा के बाद फिर वो करता है कन्नौज को लूटता है। कन्नौज में जैसे कि मैंने बताया जो शासक था, ये पहले मैप में मैंने सबकी स्थिति बताई थी, वो था राज्यपाल, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, बहुत कमज़ोर शासक था। तो जैसे ये कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी, ये उससे पहले ही वहाँ से भाग जाता है अपनी जनता को, कन्नौज की जनता को बेसहारा छोड़कर। कन्नौज को बहुत बुरी तरह से लूटता है, हजारों मंदिरों को, कन्नौज के जो मंदिरों का और उनके जो धन संपत्ति का जो वर्णन किया है, तो वो आश्चर्य में डाल देता है। तो उन सबको ध्वस्त करता है, बेतहाशा वो यहाँ से पूंजी को लूटता है और भयानक नरसंहार भी वो करता है। और उसके बाद जो है वो सारा वो लूटपाट का सामान लेकर वो वापस जाता है और ये अपना प्रभारी बनाकर, वो इंचार्ज बनाकर राज्यपाल को ये वापस करता है। यानी एक तरह से राज्यपाल उसकी अधीनता में कन्नौज को वापस लेता है। जब ये वापस चला जाता है महमूद गजनवी, तो जो बुंदेलखंड का जो शासक था, जिजाक भुक्ती का जो चंदेल शासक था, गंड, और उसका बेटा विद्याधर, वो बहुत नाराज़ होते हैं राज्यपाल की इस कायराना हरकत से और उसको सजा देने के उद्देश्य से वो ग्वालियर का जो शासक था उसके साथ मिलकर उसकी, राज्यपाल की, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, उसकी हत्या कर देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट आक्रमण है वो 1020-21 में वो ग्वालियर पर होता है और उसके बाद वो चंदेल शासक पर भी आक्रमण करता है। लेकिन इससे पहले 1020-21 में वो हिंदूशाही राज्य पर एक बार फिर से आक्रमण करता है। जो हिंदूशाही राज्य पर जो 1013-14 का जो आक्रमण था, जिसका मैंने जिक्र किया, तो उस समय हिंदूशाही जो वंश है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था और नंदाना जो राजधानी थी उस पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो क्षेत्र जो बचा हुआ था, तो वहाँ पर त्रिलोचन पाल ने अब वहाँ से हटाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, हिंदूशाही की राजधानी। लेकिन महमूद गजनवी इतने से संतुष्ट नहीं था, वो हिंदूशाही जो ये है राज्य है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था, उसको नष्ट कर देना चाहता था। इसीलिए उसने 1020-21 में यहाँ आक्रमण किया, लाहौर को उसने जीता, त्रिलोचन पाल उसमें हारा और उसके बाद ये माना जाता है कि उसी साल त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो वर्ष है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1020-21 में लाहौर तक का जो क्षेत्र है, जो पंजाब है, वो सारा, उस पंजाब को वो अपने साम्राज्य में, गजनी साम्राज्य में शामिल कर लेता है।
यानी ये जो क्षेत्र है भारत का, वो भारत के तमाम क्षेत्रों को विजित कर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को वो गजनी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है और वो इसी को ज़रूरी समझता है, क्योंकि ये एक तरह से भारत की पश्चिमी सीमा थी। तो एकमात्र ये है जिसको वो अपने साम्राज्य का हिस्सा मान लेते हैं, बाकी भारत में साम्राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य नहीं था। तो इसके बाद वो 1020-21 के आसपास ही फिर वो मध्य भारत पर अभियान करता है और पहले वो ग्वालियर का जो शासक है, वो इस समय जो कच्छप घात वंश का था, उसको कीर्तिराज, उस पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके ग्वालियर के किले पर भी वो अधिकार नहीं कर पाता। और उसके बाद फिर वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जिसे जिजाक भुक्ति भी कहते थे, जहाँ चंदेल वंश का शासन था और गंड और उसका बेटा विद्याधर से उसका मुकाबला होता है। कालिंजर के वो दुर्ग को, जो चंदेलों का दुर्ग था, उसको वो घेरा उसका डालता है। उसका इंचार्ज जो है वो उस समय प्रभारी वो विद्याधर था, जो गंड था उसका बेटा विद्याधर, चंदेल शासक। तो लेकिन वो क्वालिंजर के किले पर भी अधिकार महमूद गजनवी नहीं कर पाता और ऐसा कहा जाता है कि ये संधि होती है विद्याधर और महमूद गजनवी के बीच में, और महमूद गजनवी फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है। तो एक तरह से मध्य भारत को भी वो जीत नहीं कर पाता महमूद गजनवी, लेकिन वो यहाँ पर दोनों के बीच में संधि होती है, विद्याधर या गंड भी उसको पराजित नहीं कर पाते। अब जो नेक्स्ट है उसका आक्रमण वो है 1025 में, 1025 में ये है गुजरात में, जो यहाँ चालुक्य वंश का शासक था, और इस समय जो शासक था वो था भीमफस्ट, राजधानी थी अनहिलवाड़ा। और ये काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर था ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, जो बहुत प्रसिद्ध था, भारत का क्या सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी इसको अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उत्तर भारत का। तो शिव जी का ये मंदिर था और एक तरह से काफिरों के अहम को कुचलने के लिए और अपने आप को इस्लाम का प्रचारक घोषित करने के लिए, इन सारी बातों के लिए, और असल जो उसका मकसद था वो था लूटपाट करना, क्योंकि बहुत उसे अंदेशा हो गया था कि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा समृद्धि होगी, बहुत ज़्यादा धन दौलत उसको मिलेगी। तो इसकी जो शुरुआत करता है वो इस आक्रमण की, जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध आक्रमण था, तो ये मुल्तान से होते हुए, क्योंकि मुल्तान अब उसका प्रदेश हो गया था, वहाँ से होते हुए आता है और ये राजपुताना से होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करता है, राजपुताना से एंट्री करता है। लेकिन ये राजपूत जो क्षेत्र थे राजपुताना के, उनको छेड़ता भी नहीं है, वो सीधे कहाँ आता है, अपने टारगेट पर, इस मंदिर पर, जहाँ जिसको उसे लूटना होता है, और भयानक लूटपाट करता है। जो 50,000 जो हिंदू योद्धा हैं, वो जिनमें पुजारी भी थे, वो युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारी धन संपत्ति को लूटता है, शिवलिंग को वो तोड़ देता है, मूर्ति भंजक यानी बुत शिकन की वो यहाँ पर उपाधि धारण करता है, और तमाम हीरे सोना चांदी जवाहरात, बहुत सारी अतुलित धन संपत्ति को लेकर ये वापस जाता है। ये जो सेना थी, जब ये सोमनाथ के मंदिर की तैयारी ये बड़े खास तरीके से करता है, और इसमें ये कहा जाता है कि जितनी उसकी सेना थी उससे कहीं ज़्यादा जो है गाजी उसकी सेना में थे। गाजी मतलब वॉलंटियर, क्योंकि उसने हर आक्रमण को जिहाद घोषित किया, काफिरों के खिलाफ धर्म युद्ध, तो जिसमें बहुत सारे गाजी यानी स्वयंसेवक जो हैं वो आ जाते थे, एक तरह से इस्लाम की पैरवी करने के उद्देश्य से, उसका प्रचार करने से के उद्देश्य से, इस्लाम की खातिर। तो वो सब थे इसकी सेना में बहुत सारे, और उन्होंने बहुत महमूद गजनवी को मदद की। तो यहाँ से वो उसे जीत कर, सोमनाथ के मंदिर को जीत कर, उसे ध्वस्त करके फिर ये वापस जाता है। लेकिन ये वापस राजपुताना से नहीं जाता, बहुत सारे राजपूत अब तैयार हो जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए, जब वो इन सब बातों की उनको जानकारी होती है। लेकिन ये जो यहाँ जो शासक है, जो भीम है फर्स्ट, ये अनिलवाड़ा को छोड़कर भाग जाता है। तो ये यहाँ से वापस जब जाता है तो ये सिंध होता हुआ जाता है, सिंध से होता हुआ ये वापस गजनी जाता है, आता इधर से है और जाता ये सिंध से होता हुआ है। गजनी पहुँचता है 1026 में। लेकिन जब ये सिंध से होता हुआ जाता है तो सिंध के जो जाट हैं ये उसको बहुत परेशान करते हैं और उसका लूट का सामान भी लूट लेते हैं, बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है महमूद गजनवी को उनसे संघर्ष करते हुए, लेकिन फाइनली वो 1026 में पहुंच जाता है। तो लास्ट जो उसका आक्रमण है वो इन्हीं सिंध के जाटों पर होता है 1026-27 में। यहाँ पर ये आक्रमण करता है और उन पर आक्रमण करके, क्योंकि वो कोई शासक वर्ग में नहीं थे, ना उनके पास इतने बड़े हथियार थे, तो बहुत वीर लेकिन ये कौम थी, तो उनसे वो लड़ता है और बहुत सारे जो जाट थे वहाँ पर उनको वो कत्ल कर देता है। तो ये उसका अंतिम अभियान था भारत में 1026-27 में सिंध के जाटों पर। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है बीमारी से, और इस तरह से उसके शासन का अंत होता है और 1027 तक उसके जो भारत पर आक्रमण है वो ख़त्म होते हैं और उसके 3 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब हम महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण इसके लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो है महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने उत्तर पश्चिमी भारत के पूरे जो राजनीतिक तंत्र था उसको हिला कर रख दिया। भारत का प्रवेश द्वार जो कहा जाता था खैबर दर्रा, उस पर हमेशा के लिए विदेशियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा का जो शूरवीर रक्षक हिंदूशाही वंश था वो समाप्त हो गया, जिसने कई सालों तक, बरसों तक भारत की पश्चिमी सीमा की विदेशियों से रक्षा की थी। देश का राजनीतिक विभाजन, सबसे बड़ी बात ये थी कि देश की जो राजनीतिक फूट थी, आपस के उनके मतभेद थे, जो दोषपूर्ण सैन्य संरचना थी, वो सबके सामने, मध्य एशिया में लगभग पूरे मुस्लिम जगत के सामने वो भारत के बाहर स्पष्ट हो गई। बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई। बहुत सारे जो वीर सैनिक थे उन्होंने युद्ध में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हजारों जो नागरिक हैं उनका अमानुषिक नरसंहार किया गया। जो बहुत सारे जो नागरिक थे, हजारों नागरिकों को बगदाद, समरकंद, बुखारा इनके बाज़ारों में दास के रूप में बेच दिया गया। बहुत सारी हर जहाँ जहाँ महमूद गजनवी की सेना गई वहाँ पर लूटा गया। लुटेरों ने जो भी वो कुछ लूट सकते थे वो लूट कर भारत से लेकर गए। बहुत सारी सांस्कृतिक क्षति भारत की हुई। भारत के जो लोग थे उनको इस्लाम में बलपूर्वक धर्मांतरित किया गया। महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान भारत के जो मंदिर थे उनकी मूर्तियों को नष्ट किया गया, मंदिरों को ध्वस्त किया गया और बहुत सारी जो एक तरह से जिसे कहना चाहिए शताब्दियों की भारत की जो स्थापत्य कला थी और भारत की संस्कृति के प्रतीक जो भवन थे तो उनको उसने नष्ट किया। तो एक तरह से सांस्कृतिक क्षति भी हुई। धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम में धर्मांतरण दिखाई देता है हिंदुओं का बहुत बड़ी संख्या में बलपूर्वक महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान। तो ये जो मुख्य महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव थे और ये जो आक्रमण के प्रभाव थे इनसे काफ़ी समय तक एक तरह से भारत के जो लोग हैं या भारत की जो जनता है वो कहीं ना कहीं वो आतंकित रही और काफ़ी टाइम तक उसने अपने आप को आहत महसूस किया।